हेलो, एक नए दिन में एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे बिल के बारे में बात करेंगे जो लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 कर देगी। लेकिन जब ये संसद में पेश हुआ तो ये बिल गिर गया। मोदी सरकार के पिछले 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई संविधान संशोधन बिल पास नहीं हुआ है। और अब फिर से खबर आ रही है कि मोदी सरकार 16 से 18 अगस्त के बीच में इसे एक स्पेशल सेशन में वापस पास कर सकती है। तो आखिर ये डिलिमिटेशन बिल है क्या? दक्षिण भारत के राज्य इसका क्यों इतना विरोध कर रहे हैं और इसका महिला आरक्षण से क्या कनेक्शन है? तो आज हम इसके बारे में पूरी तरह समझेंगे बिना कोई राजनीतिक चश्मे के, सिर्फ फैक्ट्स के जरिए। परिसीमन क्या है? परिसीमन का मतलब डिलिमिटेशन। इसका साधारण भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या को जनगणना के आधार पर पुनः तय करना। संविधान का मूल विचार ये था कि हर सांसद बराबर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, इसलिए हर जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए। लेकिन 1976 में एक संशोधन के जरिए इस पर रोक लगा दी गई थी। फिर 2011 की जनगणना के बाद इस रोक को और बढ़ा दिया गया। पिछले करीब 50 सालों से हमारी लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का बंटवारा 1976 के जनगणना के हिसाब से ही हुआ है। उसके बाद कभी कोई चेंजेस नहीं आए। अभी 2026 में मोदी सरकार इस रोक को हटाना चाहती है और जनगणना के आधार पर पुनः राज्यसभा और लोकसभा की सीट का बंटवारा करना चाहती है। बिल में है क्या? 16 अप्रैल 2026 को संसद में 3 बिल लाए गए। सबसे पहला संविधान 131वां संशोधन बिल 2026 जो लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 कर देगी। इसमें से 815 सीटें राज्यों को और 35 सीटें केंद्रीय शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज की होगी। दूसरा बिल था यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल ऑफ 2026 और तीसरा बिल था डिलिमिटेशन बिल यानी परिसीमन बिल, जो कि यह तय करेगा कि परिसीमन की कमेटी में कौन कौन होंगे, कौन सी जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा और कितनी सीटें कौन से राज्य को कैसे बंटेगी। अभी इसकी कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। सबसे पहले परिसीमन बिल की कमेटी की अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को दी गई है। इसमें इलेक्शन कमीशन के हेड भी होंगे और हर राज्य से लोकसभा के जो सांसद रहेंगे वो भी इसका सदस्य बनेंगे। हर राज्य के 5 लोकसभा सदस्य और 5 विधानसभा के सदस्य इसमें मेंबर होंगे इस कमेटी के, लेकिन उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि ये बिल उस कमेटी को पावर देती है कि वो कौन सी जनगणना यूज करना चाहती है। ये बिल ये भी बताती है कि लेटेस्ट जनगणना यानी कि 2011 की जनगणना जो अवेलेबल है उसके बेसिस पे ये डिलिमिटेशन होगा। चौथा, ये बिल पार्लियामेंट को एक और पावर देती है कि वो जब चाहे तब परिसीमन करवाए और किस जनगणना के आधार पर करवाना है वो भी वो तय कर सकते हैं। तो ये एक सरकार को बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। अभी ये बात समझते हैं कि ये वुमेन्स रिजर्वेशन यानी महिला आरक्षण बिल के साथ कैसे लिंक्ड है। महिला आरक्षण बिल 2023 जिसमें ये बताया गया था कि 33% सीट्स लोकसभा और राज्य महिलाओं के लिए रिजर्व्ड रहेगी, वो तभी होगी जब परिसीमन हो जाएगा। तो आइए चलो सरकार की पक्ष के बारे में देखते हैं और जो इस बिल का समर्थन करते हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले उनका ये कहना है कि लास्ट 50 साल से हमारी सीट कभी नहीं बढ़ी है और आज एक प्रतिनिधि कम से कम 25 से 30 लाखों का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है एक लोकतंत्र के लिए। दूसरा ये कहना है कि जैसे ज्यादा सांसद होंगे तो सांसद में बेहतर तरीके से डिस्कशन हो पाएंगे, सांसद काफी प्रभावी हो जाएगा और काफी अच्छे निर्णय ले पाएंगे। तीसरा इनका कहना है कि वुमेन आरक्षण जो 33% दे रहे हैं वो जब परिसीमन होगा तभी एक्चुअल बेसिस पे उनको आरक्षण मिल सकता है, अदरवाइज ये सिर्फ एक कागजी बिल रह जाएगा। और चौथा, गृह मंत्री अमित शाह का कई बार कहना है कि दक्षिण राज्यों की चिंताओं पर विचार और विमर्श किया जाएगा और उनके बारे में सोचा जाएगा। तो आइए चले अब दूसरी तरफ की बात सुनते हैं, विपक्ष और बाकी विरोधियों का क्या कहना है। सबसे पहले उनका कहना यह है कि 2011 की जनगणना यूज करना साउथ इंडिया यानी दक्षिण राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उन्होंने हमेशा जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा और बाकी समाज सुधार कार्यों में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। तो उसके लिए उनको सजा मिल जाएगी यानी उनकी सीटें कम हो जाएगी। और उत्तरी प्रदेश के राज्य जैसे कि बिहार, राजस्थान
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब की जनसंख्या बड़ी है और इनको ज्यादा सीटें मिल जाएगी। दूसरा ये है कि भले ही अगर प्रतिशत वाइज साउथ की सीटें सेम रहे, यानी 24% पर उनकी सीटें सेम रहती है, लेकिन कुल में सीटों बढ़ने से समितियां, नेतृत्व और सौदेबाजी में साउथ स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा। तीसरा इनका ये कहना है कि 850 की सीटें एक आर्बिट्री यानी मनमाना एक नंबर है जिसका कोई बीजेपी के पास बैकिंग नहीं है, और उनका ये कहना है कि महिला आरक्षण से इसको जोड़ने से ये एक महिला आरक्षण बिल को टालने जैसी बात है। अगर 2027 के जनगणना के हिसाब से ये होता है तो 2019 के इलेक्शन में महिला आरक्षण को लागू करना बहुत मुश्किल है। अंत में नतीजा ये निकला कि 17 अप्रैल 2026 को बीजेपी 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाई और संविधान संशोधन बिल पास नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने डिलिमिटेशन बिल को भी वापस ले लिया। तो ये 12 साल में पहली बार हुआ कि मोदी सरकार कोई संविधान संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास नहीं कर पाई। तो अभी क्या स्थिति है? सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह एक नए संशोधन बिल पर काम कर रहे हैं और वो ट्राई कर रहे हैं कि सब राज्यों में सामान्य बढ़ोतरी हो, भले ओवरऑल सीट बढ़ जाए लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में भी दक्षिण भारत की सीटें बढ़नी चाहिए। उनको मनाने के लिए उनसे विचार विमर्श किया जा रहा है और ये भी है कि 16 और 18 अगस्त के बीच में एक स्पेशल सेशन बुलाकर इस बिल को प्रस्तुत भी किया जाता है। किरण रिजिजू का यह भी कहना है कि ऐसा कोई भी स्पेशल सेशन बीजेपी नहीं बुलाने वाली है। तो अब यह है कि आने वाले समय में और पता चलेगा कि कब ये नया बिल आता है, कैसे बीजेपी 2/3 बहुमत हासिल करती है और इस बिल को पास करती है, ये आने वाले समय में साफ पता चलेगा। तो ये था परिसीमन बिल। ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा की सीट की संख्या का नहीं रहा है, यह विषय एक भारत की संघीय ढांचे का, हर राज्यों के बीच में शक्ति का संतुलन और महिला आरक्षण के बीच का बन गया है। सरकार का तर्क है कि इससे पार्लियामेंट की एक्टिविटीज इंप्रूव होगी, प्रतिनिधित्व बेटर होगा, और वही विपक्ष का कहना है कि ये दक्षिण राज्यों के बेहतर प्रदर्शन का उनकी सजा मिल सकती है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।